नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 दिसंबर के करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो आप देख सकते हैं ये कुछ किताबें कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये किताबें आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट के पास होगी। ये महेश कुमार बरनवाल सर की किताबें हैं और ये कुछ पेपर आते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, इंडिया जो है वो री इलेक्ट हुआ है किसमें? यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन में। री इलेक्ट हुआ है इसका मतलब पहले भी इलेक्ट हो चुका है और अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो ये कई बार इलेक्ट हो चुका है इस बॉडी में। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन क्या है और इसके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इसमें इंडिया का क्या रोल है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 20 दिसंबर 2005 को किया गया था और इसका जो गठन किया गया था वो एक रेजोल्यूशन के माध्यम से किया गया था जो यूनाइटेड जनरल असेंबली और यूएनएससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में इसका रेजोल्यूशन लाया गया था और इस बॉडी का निर्माण किया गया। ये किस टाइप की बॉडी है? तो आप देख सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका कार्य क्या है? तो आप देखेंगे अगर कंट्रीज़ के बीच में किसी भी टाइप का कोई कन्फ्लिक्ट है, वॉर जैसी सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये बॉडी शांति स्थापित करने का कार्य करता है। अगर हम इस बॉडी के बारे में देखेंगे तो ये 31 मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें 31 स्टेट के मतलब कि 31 जो कंट्री है उसके मेंबर इसमें शामिल हैं और वो कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहाँ से ये 31 मेंबर की बॉडी गठित की जाती है। तो आपके लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट था? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा कि ये बॉडी किसके रिजोल्यूशन से बनाई गई और ये किस टाइप की बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल, इसका मेन कार्य क्या है और ये कितने मेंबर की बॉडी है। तो आपके लिए एग्ज़ाम में ऐसे फैक्ट के रूप में चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसा कि पहले भी एग्ज़ाम का ट्रेंड आपने देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया का एक अच्छा रोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया को कहा गया है यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए। मतलब यहाँ पर हमने हमारी आर्मी को एक अच्छे लेवल पर इस संगठन से जोड़कर रखा है और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है ताकि जहाँ पर भी वॉर जैसी सिचुएशन हो वहाँ पर हमारी आर्मी शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं हम। गुजरात कल्चरल हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज घरचोला रिसीव जीआई टैग। तो ये आप देख सकते हैं ये एक साड़ी का टाइप है जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है और ये गुजरात का 27th नंबर का जीआई टैग है और 23rd नंबर का हैंडीक्राफ्ट में मिला हुआ जीआई टैग है। मतलब गुजरात को जो भी जीआई टैग मिले हैं उसमें 23rd हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में मिले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि गुजरात में हैंडीक्राफ्ट को अच्छा खासा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ जीआई टैग आपके सामने हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चले। केरला टू लॉन्च इंश्योरेंस स्कीम टू कवर इंटायर कैटल पॉपुलेशन। तो केरला ने एक इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है, किस क्षेत्र में? तो आप देख सकते हैं जो कैटल पॉपुलेशन है, सारी जो केरला की इंटायर कैटल पॉपुलेशन है उसको कवर करने के लिए केरला ने एक स्कीम लाया है जिसमें 10 रुपये के प्रीमियम के साथ एक
किसान अपने गाय के लिए एक इंश्योरेंस ले सकता है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अगर जैसे मेंस का आंसर लिख रहे होंगे तो आप इस चीज़ को वहाँ पर कोट कर सकते हैं, और अगर आप पीसीएस जैसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और हो सकता है कि यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ ले। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो ये है, ऑस्ट्रेलिया पासिस अ लैंडमार्क सोशल मीडिया बैन फॉर किड्स अंडर 16। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी अजीब सी घटना घटती है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कुछ कार्य होते रहते हैं या कुछ भी बाधाएं आती है या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी एक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, तो उस पर भी यूपीएससी ध्यान देता है, और टेक्नोलॉजी से स्पेशली क्वेश्चन अच्छे खासे यूपीएससी बनाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कानून बनाया है जिससे वो 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रहा है। इसमें अगर कोई कंपनी इसको लॉ को इम्पोज नहीं करती है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है 50 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर का। और इसके साथ ही यहाँ पर ये दोनों लाइन रिपीट हो गई है, और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसने इस टाइप का कानून बनाया है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, और इसके साथ ही अगर आप इसे मेंस में भी, अगर मेंस एग्ज़ाम में भी अगर आप इसे कोट करना चाहें तो आप इसे कोट कर सकते हैं, अगर आपसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो। इसके साथ ही अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। सेंटर ने क्या कहा है, आप देख सकते हैं सेंटर ने स्टेट और यूटी से कहा है कि स्नेक बाइट वाले जो भी केसेस होते हैं उन्हें नोटिफिएबल डिसीज़ के कैटेगरी में डाला जाए। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नोटिफिएबल डिसीज़ क्या है, क्योंकि ऐसा वर्ड आपको एग्ज़ाम में देकर 4 ऑप्शन देंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पर आपके लिए नोटिफिएबल डिसीज़ का मीनिंग बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नोटिफिएबल डिसीज़ क्या होती है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और यूटी को कहा है कि स्नेक बाइट से रिलेटेड जो भी केसेस है उसे नोटिफिएबल डिसीज़ में ऐड करिए। जो भी आपके स्टेट हेल्थ से रिलेटेड एक्ट होंगे और जो भी किसी भी प्रकार के लेजिस्लेशन या किसी भी प्रकार का कानून होगा जिसमें ये फिट बैठता है नोटिफिएबल डिसीज़, वहाँ पर इसे इंक्लूड करके रखा जाए। तो अब हम चलते हैं कि नोटिफिएबल डिसीज़ क्या है, और अगर किसी केस को या किसी टाइप के डिसीज़ को अगर नोटिफिएबल डिसीज़ की कैटेगरी में डाला जाता है तो क्या बर्डन आता है किसी स्टेट पे, या क्या जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है किसी स्टेट की। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक रिपोर्ट करनी होती है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को, और इसके साथ ही उस डिसीज़ की मॉनिटरिंग, कंट्रोल, प्रिवेंट फ्रॉम द स्प्रेड और इम्प्लीमेंट टू मेजर पब्लिक हेल्थ। इसका मतलब ओवरऑल क्या है, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को एक रिपोर्ट बनानी ज़रूरी होती है, और उसके साथ ही वो डिसीज़ से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हो रही है जैसे कि मॉनिटर करना, उसे उस डिसीज़ को कंट्रोल करना और उस डिसीज़ को उस डिसीज़ से बचाने के लिए कार्य करना, ये सारे कार्य करने की कैटेगरी में अगर किसी डिसीज़ को डाल दिया जाता है तो उसे नोटिफिएबल डिसीज़ की कैटेगरी माना जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कल भी हम आपके लिए दोबारा करंट अफेयर लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।